नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के बारे में। लेकिन इसे सिर्फ एक जीवन कहानी की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे वैसे ही समझेंगे जैसे गांधी जी ने खुद इसे देखा था। मतलब सत्य को खोजने के लिए किए गए प्रयोगों की एक, आप कह सकते हैं, एक ईमानदार रिपोर्ट के तौर पर। तो सबसे पहला सवाल, गांधी जी ने ये किताब लिखी ही क्यों? और इसका जवाब पता है, राजनीतिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक है। उनका जो अल्टीमेट गोल था, वो था आत्म साक्षात्कार, ईश्वर से आमने सामने मिलना, यानी मोक्ष पाना। उनका पूरा जीवन, उनका हर एक काम बस इसी एक लक्ष्य की तरफ एक सफर था। और इस सफर का तरीका क्या था? इसका सबसे बड़ा सुराग तो हमें किताब के टाइटल में ही मिल जाता है। ये कोई टिपिकल बायोग्राफी नहीं है, बल्कि उनके पर्सनल और पब्लिक दोनों तरह के जीवन में किए गए प्रयोगों की एक पूरी जिंदगी की रिपोर्ट है। और यही प्रयोग का आइडिया आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए पहले हमें उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा जिन पर गांधी जी काम कर रहे थे, जिन्हें वो टेस्ट कर रहे थे। असल में ये उनके हर एक्शन, हर सोच की नींव थी। पहला और सबसे सबसे जरूरी सिद्धांत था सत्य। अब देखिए, गांधी जी के लिए सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं था। नहीं, ये वो एब्सोल्यूट ट्रूथ था, वो शाश्वत सिद्धांत जो उनके लिए खुद भगवान थे। तो जब वो सत्य के साथ प्रयोग कर रहे थे, तो वो असल में ईश्वर को, उस परम शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो सवाल उठता है, इस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या था? गांधी जी के लिए वो रास्ता सिर्फ एक ही था, अहिंसा। मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ कोई पॉलिटिकल टैक्टिक नहीं थी, यह सत्य को पाने का एकमात्र, सबसे जरूरी जरिया था। आप ऐसे समझिए, अगर सत्य मंजिल थी, तो अहिंसा उस मंजिल तक जाने वाला एक लौता रास्ता। तो इन इतने बड़े सिद्धांतों का पहला टेस्ट कहां हुआ? किसी बड़े राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि बहुत ही पर्सनल, बहुत ही निजी पलों में। उनकी अपनी जिंदगी ही उनकी पहली लैब थी। एक किस्सा है, जब वो टीनेजर थे, गांधी जी ने अपने भाई का थोड़ा सा सोना चुरा लिया। लेकिन इसके बाद जो गिल्ट हुआ, जो अपराध बोध हुआ, वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो आखिर में उन्होंने हिम्मत करके अपने बीमार पिता को एक चिट्ठी में सब कुछ सच सच लिख कर दे दिया। और वो ये मानकर चल रहे थे कि अब तो बहुत गुस्सा होंगे पिताजी, शायद सजा भी देंगे। लेकिन जो हुआ, उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। एक शब्द भी नहीं कहा। पिता के वो जो माफ कर देने वाले आंसू थे ना, उन्होंने गांधी जी को अहिंसा की असली ताकत का पहला पाठ पढ़ाया। एक छोटी सी गलती एक बहुत गहरे सबक में बदल गई, और उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची अहिंसा में हर चीज को बदल देने की ताकत होती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये कैसे एक बड़े आंदोलन का बेस बना। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स का स्केल ही बदल गया। यहां उनका सामना अपनी कमियों से नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के अन्याय से हुआ। टर्निंग पॉइंट आया 1893 में, जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका में सिर्फ उनके स्किन कलर की वजह से एक फर्स्ट क्लास ट्रेन के डब्बे से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। यह सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये उस गहरे रंग भेद का प्रतीक था जिसका सामना उन्हें और हजारों भारतीयों को हर रोज करना पड़ रहा था। सोचिए, उस ठंडी रात में स्टेशन पर बैठे हुए उनके सामने एक चॉइस थी, इस नाइंसाफी को चुपचाप सह लें और घर लौट जाएं, या फिर इसका सामना करें। पर सवाल यह था कि रंग भेद की इस गहरी बीमारी से कोई बिना हिंसा के कैसे लड़ सकता है? इसी सवाल ने सब कुछ बदल दिया। और जवाब मिला एक नए एक्सपेरिमेंट के रूप में, जिसका नाम था सत्याग्रह है। इसका लिटरल मीनिंग है सत्यबल या आत्मबल। ये वो ही अहिंसा की ताकत थी जिसे उन्होंने अपने पिता के आंसुओं में महसूस किया था, और अब वो उसे एक पॉलिटिकल अन्याय के खिलाफ हथियार बना रहे थे। ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, ये सत्य की एक एक्टिव फोर्स थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सत्याग्रह सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक डिसिप्लिन्ड, एक पूरी तरह से प्लान्ड तरीका था। इसके बिल्कुल साफ नियम थे। कभी हिंसा का सहारा नहीं लेना, अपने विरोधियों को कभी परेशान नहीं करना, किसी पर निर्भर नहीं रहना, और संघर्ष चाहे कितना भी लंबा चले, अपनी बात पर टिके रहना। यह असल में नैतिक शक्ति का एक ऑर्गेनाइज्ड प्रदर्शन था। जब गांधी जी भारत लौटे, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो भी सीखा था, जिन भी सिद्धांतों को परखा था, उन्हें अब नेशनल लेवल पर लागू करना शुरू किया।
अब पूरा देश उनकी लैब बनने वाला था और ये एक्सपेरिमेंट पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। खेड़ा सत्याग्रह जैसे जो अभियान थे वो बहुत बड़े स्केल पर किए गए प्रयोग थे। इनका मकसद सिर्फ अन्यायपूर्ण टैक्स का विरोध करना नहीं था, बल्कि किसानों को सत्ता के सामने निडर होना और साथ ही विनम्र रहना सिखाना था। मतलब ये एक बाहरी लड़ाई तो थी ही, साथ साथ एक अंदरूनी बदलाव की भी प्रक्रिया थी। और ये बिल्कुल आसान नहीं था। गांधी जी ने खुद लिखा कि सत्याग्रह का सबसे मुश्किल हिस्सा है विनम्रता, सिविलिटी। और ये सिर्फ दिखावे की शराफत नहीं थी, बल्कि अपने दुश्मन का भी भला चाहने की एक गहरी, एक अंदरूनी इच्छा थी। ये दिखाता है कि उनके तरीकों के लिए कितने गहरे सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत थी। तो गांधी जी की पूरी जिंदगी के इन प्रयोगों का आखिर में निष्कर्ष क्या निकला? ये हमें उनकी खोज के फाइनल इक्वेशन तक ले जाता है, जो उनके पूरे दर्शन को एक साथ जोड़ देता है। उनकी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस का पहला और सबसे बड़ा नतीजा ये था कि सत्य के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। उनके लिए सच की खोज ही असल में भगवान की खोज थी। यही उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स का अल्टीमेट गोल था। और इस परम सत्य को पाया कैसे जा सकता है? इसका जवाब उनके दूसरे निष्कर्ष में है कि सत्य का पूरा दर्शन तभी हो सकता है जब अहिंसा को पूरी तरह से अपना लिया जाए। मतलब सत्य और अहिंसा को अलग नहीं किया जा सकता। एक के बिना दूसरे तक पहुंचना नामुमकिन था। तो आखिर में गांधी जी के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी आत्मशुद्धि। उनका मानना था कि सच को पूरी तरह से देखने के लिए इंसान को अपने अहंकार को, अपने मैं को मिटाकर खुद को शून्य तक ले जाना होगा। सिर्फ इसी स्टेज पर कोई इंसान सभी जीवों के साथ एक हो सकता है और उस परम सत्य यानी ईश्वर को एक्सपीरियंस कर सकता है। उनकी पूरी जिंदगी इसी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक लगातार चलने वाली प्रोसेस थी। गांधी जी ने अपनी इस पूरी खोज को सत्य के साथ प्रयोग कहा। यह हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगी में इस तरह का कोई प्रयोग कैसा दिख सकता है?